नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की ख़ास पेशकश में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फिल्मकार से जिन्होंने समय को कैमरे में सिर्फ कैद ही नहीं किया है, जो समय का पूरा चक्र चल रहा है उस पर बहुत पैनी निगाह है। आनंद पटवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि इतने पहले आपने बनाई राम के नाम फिल्म, और आज की तारीख में भी सत्ता आपकी इस फिल्म से डरती है। उसके बाद भी कई फिल्में आपकी आई जिन पे हम लगातार चर्चा करते रहे, और यह फिल्म इसलिए चर्चा में, मैं इस पे आज चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरह से मुंबई में टिस में इसकी स्क्रीनिंग को लेकर विवाद हुआ, सिर्फ उतना ही नहीं, देश की राजनीति में पूरा एक टर्न ले लिया। जब आपकी ये फिल्म शुरू हुई थी तब राम मंदिर निर्माण के लिए सारा का सारा एक कम्युनल दौर चल रहा था। अडवाणी जी रथ यात्रा पे निकले हुए थे, जिसको आपने कैप्चर किया इस फिल्म में। आज की तारीख में राम मंदिर बन गया है। 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव में मोदी जी के पास सबसे बड़ा कार्ड गिनवाने के लिए राम मंदिर का निर्माण है। हालांकि अभी 30% ही बना हुआ है। ये आप कैसे देखते हैं, आपकी फिल्म की जर्नी और आज की तारीख का जो सच है? नहीं, तो एक फ़र्क यह है कि जब हम फिल्म बना रहे थे तब हम वार्निंग दे रहे थे पूरे देश को कि ऐसे आप होने देंगे तो हिंदू मुसलमान का बवाल खड़ा हो जाएगा पूरे देश में। और जैसे पुजारी लालदास उन दिनों में जो राम जन्मभूमि के पुजारी थे, उन्होंने भी बयान दिया था कि ये होगा तो दंगा फसाद ज़रूर होगा, सिर्फ हमारे देश में नहीं मगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी। और यही हुआ। जब बाबरी मस्जिद टूटी उसके बाद भारत में तो मुसलमानों को झेलना पड़ा काफ़ी अत्याचार, मगर पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं को भी झेलना पड़ा। माइनॉरिटीज़ पे अटैक तो होता ही है। और इसके अब 34 साल हो गए। अभी भी ये फिल्म जब भी कोई दिखाना चाहता है तब लोग आके उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हिंदुत्व के लोग, और सरकार उनकी मदद करती है। जबकि कानून कहता है कि इस फिल्म को यू सेंसर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इस फिल्म को राष्ट्र पुरस्कार मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड मिला है। ऐसे में बतौर फिल्मकार आप कैसे देखते हैं कि जो लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र को आपने अलग अलग ढंग से डिपिक्ट किया। बीच में आपकी फिल्म आई जय भीम कॉमरेड, जिसमें दलित असर्शन का जो सवाल था, दलित और वाम की जो एकता की बात थी, उसे आपने बिल्कुल दूसरे ढंग से एड्रेस किया। रीज़न फिर एक आपने पूरी सीरीज़ बनाई दाभोलकर की हत्याकांड पर। हाईकोर्ट ने कहा ही कि किस तरह से पूरी छूट दे दी गई हत्यारों को बचाने के लिए। उसके बाद आपकी फिल्म अभी जो चल रही है वो वसुधैव कुटुंबकम है। ये जो आपकी जर्नी है और जो लोकतंत्र की जर्नी है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसके बारे में मैं और बोलना चाहता हूँ। दाभोलकर पानसरे के खूनी जिन्होंने बंदूकें चलाई उनके ऊपर, तो सिर्फ दो शूटर्स को अंदर किया है, और जो प्लानर थे, मेन प्लानर जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े, उनको तो रिहा कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया। कहते हैं कि एविडेंस नहीं था। तो एविडेंस नहीं था, एविडेंस तो मेरी फिल्म में भी है। अगर कोई विवेक देखें तो उसमें, और वो मेरी फिल्म में नहीं है, ये एक्चुअली मैंने एक इंटरव्यू, जिस आदमी जो एक आई विटनेस था, जिसको तावड़े ने जाके बंदूक बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते थे वो, तो उसने बयान दिया है कि ये आदमी मेरे पास आया था, उसने मशीन, हम लोग लेथ चलाते हैं, गन बनाते हैं, तो उन्होंने हमसे ये मांगा है। ये सारा इस तरह का एविडेंस उनके पास है ऑलरेडी, और कहते हैं कि एविडेंस नहीं है। लोअर कोर्ट में एविडेंस नहीं है बोल दिया तो इसके बाद हायर कोर्ट में जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बेसिक इंक्वायरी उन्होंने वहीं पे गड़बड़ की है। क्योंकि इनकी सत्ता रही है इतने साल, ये जब कांड हुए उसके बाद से ये सत्ता में ही है। तो जो सत्ता है वो तो जानबूझ के इनको एविडेंस नहीं कलेक्ट करेगी। जी, मैं ये जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जितना हमने फैसला देखा उसमें ये भी कहा है कि सीबीआई ने भी छूट दे दी, मतलब सारा का सारा पैचअप मामला है। इसकी और भी ये जो जजमेंट है ये बहुत
काफ़ी साफ शब्दों में कहता है कि सब लोग बचाने में लगे हुए थे और इसलिए बचा दिया गया। और एक और आदमी जिसको उन्होंने रिहा कर दिया है पुणे लेकर, वकील था उनका, वकीलों में था, जिसने, और विवेक में आप देखेंगे तो उन्होंने मुझे ओपनली धमकी दी है कैमरा पे। तो ये सब एविडेंस उनके पास है। और सब कुछ बोल के हाथ झाड़ लिए उन्होंने कि भाई ठीक है, हमारे पास एविडेंस नहीं है, जांच अच्छी नहीं हुई, इसलिए छोड़ दिया गया। एविडेंस नहीं है क्योंकि आपने जानबूझ के एविडेंस कलेक्ट नहीं की। इतने सारे लोग हैं जो बिना एविडेंस के जेल में सड़ रहे हैं। उमर खालिद कितने, ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए जी, और कोई एविडेंस नहीं है। ये जब मैन्युफैक्चर्ड एविडेंस है तो ये मनमानी कर रहे हैं। जो उनके खिलाफ है उनको अंदर कर रहे हैं विदाउट एविडेंस, और जो गुनहगार हैं उनको रिहा कर रहे हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा को किया। आज की तारीख में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और दूसरा बड़ा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि देश एक तरह से तानाशाही के मुकाम पे खड़ा हुआ है। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि पहली बार चुनावी मुद्दा भी बनी है, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी कोई चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर लड़ा गया हो। यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों आरोप लगा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली है। ये जो खतरा है, ये आप बतौर फिल्म मेकर, बतौर भारतीय नागरिक कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे दुख होता है कि एक्चुअली ये बिल्कुल सही सवाल खड़ा किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा फिर से सत्ता में आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी। एक्चुअली उनको कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कि वो किताब को बंद करके कपाट में रखते हैं और जो मनमानी करना चाहते हैं वो करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर ज़रूर करेंगे, जो आज भी कर रहे हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और दुख की बात है कि कुछ हमारे दलित साथी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, जब उनको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं या तो बदलना चाहते हैं। और आज लोकतंत्र में कितनी तानाशाही या हुक्मशाही का ख़तरा जो है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि वाकई इट्स अ रियल डेंजर, या तानाशाह में जा चुके हैं, या तानाशाही के मुकाम पर हैं? जा चुके हैं हम कहेंगे। आज जो हो रहा है वो जा चुके हैं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन को उन्होंने ये ख़त्म कर दिया है। चाहे वो मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया आपका नहीं, मगर जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया हो उनके हाथ में है। जितने यानी जो मीडिया भी, यानी सोशल मीडिया भी उनके हाथ में है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वही चलाते हैं, और लीगल सिस्टम भी उनके हाथ में है। कुछ जजमेंट्स को छोड़ के कोर्ट भी डरती है उनसे, उनके खिलाफ देने से, जजमेंट देने से डरती है। तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, ईडी हो, ईसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ये ई से जितना भी शुरू होता है, ईवीएम हो, सब उनके हाथ में है। ऐसे में फिर उम्मीद कहाँ बचती है, या उम्मीद है या नहीं उम्मीद है? उम्मीद एक्चुअली मुझे भी यानी आश्चर्य हो रहा है कि एक्चुअली हमने सोच लिया था कि ये तो इलेक्शन वो जीतने ही वाले हैं, मगर इसके बावजूद कि सारा यंत्रण उनके हाथ में है, सारा जो तांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हाथ में है, मगर तब भी वो डरे हुए हैं। इससे मुझे आपको ऐसा लगता है कि डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं। इतना डरे हुए हैं कि मोदी जी के मुंह से अडानी अंबानी का नाम निकला, जो कभी, यानी आज तक जो लोग अंबानी अडानी का नाम लेते हैं वो यही सबको पता है कि ये मोदी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी ने ये कहा कि राहुल गांधी को कर रहे हैं सपोर्ट। तो अगर राहुल गांधी को अंबानी अडानी सपोर्ट कर रहे हैं तो राहुल गांधी तो जीतेगा। तो ये आपको लगता है कि वो बौखलाहट है या कोई और दाव है? क्योंकि तंत्र पे कब्जा तो अभी भी मोदी जी का बना ही हुआ है। हाँ, मगर डरे हुए हैं ये दिखाई दे रहा है। तो क्यों डरे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे भी उससे उम्मीद हो रही है कि डरे हैं, इसका मतलब कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति आपको दिखाई देती है? क्योंकि महाराष्ट्र आंदोलन की धरती भी रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरह का गेम प्लान भाजपा ने सक्सेसफुल किया,
दोनों जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, दोनों क्षेत्रीय पार्टियों को डिवाइड कर दिया बिल्कुल इन्होंने, और द सो कॉल्ड भ्रष्ट सारे इस समय भाजपा में जा चुके हैं, डिप्टी सीएम हो चुके हैं। तो नीचे क्या मैसेज आपको लगता है जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एक्चुअली अगर फेयर इलेक्शन होता, यानी अगर ईवीएम भी फेयर होता और सब कुछ ठीक से चलता, तो महाराष्ट्र में उनको जीतने के चांसेस नहीं हैं। मुझे लगता है कि लोग शिंदे सरकार से नाराज़ हैं। उनको पता है कि शिंदे वालों ने पैसा लेके ही वो फोड़ दिया शिवसेना को, और वैसे ही अजीत पवार भी निकला है, वो भी यानी कुर्सी के लालच से। और तो ये भी हो रहा है, और एक समस्या उनके लिए हो गई है कि जो लोग ऑलरेडी उनके पास थे वो भी नाराज़ है कि अब नए लोग आ रहे हैं तो उनको सीट मिल रही है। तो यानी ये झगड़ा, अंदर का भी झगड़ा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर फेयर इलेक्शन होता तो इंडिया आघाड़ी ज़रूर जीतती। जी, किसानों का मुद्दा कैसा आपको लगता है कि क्या वो चुनाव में, क्योंकि दो मुद्दे बहुत रहे हाल में, एक तो किसानों का जो मुद्दा है और दूसरा मराठा रिजर्वेशन को लेके, मराठा भी नाराज़ बताए जाते हैं। हाँ, मगर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मराठा रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स किस तरह जाएगी, क्योंकि कंफ्यूज कर दिया उन्होंने लोगों को। महाराष्ट्र दलित राजनीति का गढ़ रहा है, बहुत दिशा देता रहा है, सिर्फ अंबेडकर नहीं, उसके बाद की भी पूरी दिशा। आज की तारीख में जो दलित पॉलिटिक्स है उसे आप कैसे देखते हैं? सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं मगर पूरे देश में मुझे लगता है, और मैं ये कह रहा हूँ ये जान के कि मुझे, जब मैं कोई क्रिटिसाइज़ करूँगा तो लोग कहेंगे ये ब्राह्मण बोल रहा है, जबकि मैं आधा ही ब्राह्मण हूँ। यानी वो भी ब्राह्मण, मैं दोबारा जन्म नहीं लिया है, मैंने जनेऊ कभी नहीं पहना और वो सेरेमनी भी नहीं हुई। आज की तारीख में एंटी फैशिस्ट लड़ाई सबसे ज़रूरी है, और एंटी फैशिस्ट लड़ाई में जो भी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत हो, लोकतंत्र हो, वो एक होके उनको लड़ना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती की है कुछ दलित फैक्शंस ने। एक तो लीडर तो डायरेक्टली ज्वाइन हो गए बीजेपी के साथ, रामदास आठवले, मगर दूसरे लीडर्स भी अपना अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत ही लोगों को गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि आज की तारीख में सबको एक हो जाना चाहिए था। आज की तारीख में ये नहीं होना चाहिए था, ये डिवाइड एंड रूल, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की नीति थी, डिवाइड एंड रूल। और ये जो सबसे बड़ी मनुवादी पार्टी कौन सी है आज हमारे देश में, सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, दलित भी जानते हैं। तब भी जो सबसे बड़ी मनुवादी पार्टी है उसके खिलाफ आप नहीं लड़ सकते हैं, तो क्या बात है। अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि रैंक एंड फाइल जो हमारे स्टेट में दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, ये भी अपने लीडर की बात नहीं मानेंगे। ऐसे मैं सोचता हूँ कि जहाँ जहाँ लोग सोचते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ते नहीं भी होंगे मगर जो देखते हैं अपने जीवन में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि दोबारा फाशीवाद हमारे देश में बढ़ावा मिलता जाए, द लीडरशिप लेवल। मगर ग्रासरूट्स में मेरे ख्याल से लोग नाराज़ हैं इस बात से। तो देखा जाएगा क्या होता है, वो दलित वोट कितना बढ़ जाएगा मुझे नहीं पता। मुझे लगता है, उम्मीद है कि काफ़ी लोग ये जानते हैं कि संविधान खतरे में है और हमें एक साथ लड़ना चाहिए इसके खिलाफ, यानी मोदी सरकार के खिलाफ। आपकी जो फ्रेटर्निटी है, अभी दोस्त आपके कम हैं या दोस्त उतने ही हैं, कुछ बड़े हैं? कैसे आपकी फ्रेटर्निटी आपके काम को आज की तारीख में देखती है? आप इतने वोकल हैं, उसमें एसोसिएशंस कैसे आपके चल रहे हैं? फ्रेटर्निटी का मतलब आप फिल्म मेकर्स की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो फिल्म मेकर्स तो वो भी, यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स की कम्युनिटी छोटी है और मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स ज़्यादा हैं। तो मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स हमारे साथ बहुत कम थे पहले से ही। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं, अलग अलग किस्म से लड़ रहे हैं, अलग अलग फिल्में बन रही हैं। और मुझे लगता है कि
यानी फाशीवाद को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म मेकर्स मैं कम से कम आज तक मुझे नहीं मिले हैं। तो वहाँ ज़्यादा ज़मीन पर टिके हुए लोग अभी भी हैं और दूसरे तरफ बहे नहीं हैं लोग? नहीं, मुझे नहीं लगता है। यानी जो बड़े हैं वो फिर एडवर्टाइजिंग में चले जाते हैं या फिर कमर्शियल फिल्म बना लेते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्रीज, मगर बहुत कम से कम मैंने नहीं देखे हैं बहुत सारी ऐसी फिल्में। एक और चीज़ जो बहुत अजीब, मतलब बहुत यूनिक कर रही है इस चुनाव को, कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन पे बातचीत पहली बार है, दूसरी तरफ क्रोनी कैपिटलिज्म पर लगातार जो राहुल गांधी और कांग्रेस हमला कर रहे हैं, ये अपने आप में इस चुनाव को बड़ा यूनिक बना रहा है, क्योंकि पूरा न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी लाने वाली देश में कांग्रेस रही, इस तरह के पूंजीवाद को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस रही, और आज कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वही लगातार बोल रहे हैं कि आपने इतने अरबपति बना दिए इतने लोगों के पास। ये एक जो डायनामिक्स है, पॉलिटिकल डायनामिक्स, इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये एक्चुअली बहुत अच्छा मुद्दा है और ये डायरेक्शन बहुत अच्छा लिया है, और ये नीचे तक जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पास भी बिल्कुल जो लॉयल टीम है वो कितनी बड़ी है मुझे नहीं पता, और वो कहाँ तक पहुँचेगी ग्रास रूट्स में ये भी नहीं पता, मगर अगर ये दिशा जो दी है वो लगाई गई तो बहुत अच्छा होगा, पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक कल्चरल एक्टिविस्ट के तौर पर आज के दौर में एक बड़ा खौफ है, लोग फिल्म बनाने से पहले, किताब लिखने से पहले, बात करने से पहले बहुत सेल्फ सेंसरशिप का दौर दिखाई देता है, और आप तो मुंबई में हैं, यहाँ पर भी जो लोग पहले बहुत बोलते रहे हैं वो काफ़ी खामोश या दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा है, या उनके भीतर भी आपको लगता है कि एक आग अभी बची हुई है? नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, मगर हाँ ये सही है कि जो बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें इतना पैसा होता है, इतना पैसा लगता है कि लोग डर जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं और बोलना बंद कर देते हैं। तो वो हुआ है, और उससे भी बढ़ के ये हुआ है कि आज जो अगर बॉलीवुड की फिल्में आप देखेंगे तो क्या क्या फिल्में निकल रही हैं। JNU पे एक फिल्म निकल रही है, ये कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, और इतने बहुत सारे फिल्में, इनमें से कई फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, वो अच्छी बात है, मगर तब भी लोग बना रहे हैं, और ये एक सरकार का तरीका है कि आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाके ऐसा काम करो। आप तो जब कह रहे हैं तब कंगना रनौत तो चुनाव भी लड़ रही हैं मंडी से। हाँ, ये भी है तो ठीक है, अच्छा है, वह एक्टिंग करेगी इस पार्लियामेंट में तो उम्मीद कितनी लगती है कि जो लोकतंत्र, आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाने वाला भी एक मूवमेंट चला, लोकतंत्र वाला भी, तो क्या लग रहा है कि 24 में कुछ गुंजाइश है, या कैसे आपके पास जो फीडबैक्स हैं क्या हैं? नहीं, मैं थोड़ी सी उम्मीद मुझ में जागी है, तो मगर और डर भी है कि EVM का घपला होगा या अदर टाइप का फिक्सिंग होगा, जो हो रहा है ऑलरेडी, मगर उसके बावजूद शायद परफॉर्मेंस अच्छा है। मुझे कम से कम ये लगता है कि मेजॉरिटी शायद टच नहीं कर पाएंगे या जस्ट टच कर पाएंगे, या कोलिशन गवर्नमेंट उनको बनानी पड़ेगी, ये हो सकता है। एक आखिरी चीज़, अगर मोदी आते हैं तब आप क्या वाज द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर यू? देखो, मैं तो देश छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ, तो हम जो आज कर रहे हैं वो कल भी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, थैंक यू।